हे गाइस, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट माइंडसेट। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि वो आदमी जो 2008 में पूरी दुनिया का 6th रिचेस्ट मैन था, यानी उनकी नेटवर्थ ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ की थी, वही इंसान 2020 में बैंकरप्सी डिक्लेयर करता है। मतलब उनकी नेटवर्थ होती है 0। तो ऐसा क्या हुआ इन 12 सालों में कि इतनी वेल्थ होने के बाद भी अनिल अंबानी को बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी पड़ी। तो आज हम उनकी कुछ ऐसी मनी मिस्टेक्स को डिस्कस करेंगे। ये ऐसी गलतियां हैं कि अगर आपके पास पूरी दुनिया का सारा पैसा भी होगा तो भी आप उसे खो दोगे। क्योंकि दोस्तों, अगर दुनिया के सबसे अमीर लोग ऐसे 10 साल के अंदर ही 0 हो जाते तो हम मिडिल क्लास ऐसी गलतियां करके रिच या फाइनेंशियली फ्री होने के सपने भी देख नहीं सकते। तो इसीलिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में, तो इसे एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सबको पता है कि धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस को स्टार्ट करके एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर क्रिएट किया और उनके 2 बेटे थे, अनिल और मुकेश। तो 6 दिसंबर 2002 को धीरूभाई अंबानी अपनी आखिरी सांस लेते हैं और अपने पीछे अपने बेटों के लिए 25,000 करोड़ का एम्पायर छोड़ के जाते हैं। तब अनिल अंबानी रिलायंस के एमडी बनते हैं और मुकेश अंबानी रिलायंस के चेयरमैन। अब अनिल अंबानी को हमेशा से ग्लैमरस लाइफस्टाइल पसंद थी, बॉलीवुड के स्टार्स और मिनिस्टर्स के साथ पार्टीज करना, यहाँ तक कि वो वीक में 2-4 बार अपने घर से ऑफिस हेलीकॉप्टर पे आते थे। लेकिन दूसरी तरफ मुकेश अंबानी इसका बिल्कुल ऑपोजिट थे। वो प्राइवेट रहना पसंद करते थे और कार से ट्रैवल करते थे। फिर धीरे धीरे दोनों भाइयों के बीच प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी, क्योंकि मरने से पहले उनके पापा ने कोई वसीयत बनाई नहीं थी। तो अनिल चाहते थे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज पावर प्लांट प्रोजेक्ट्स में ज्यादा इन्वेस्ट करे और दूसरी तरफ मुकेश अंबानी को टेलीकॉम प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना था। तो दोनों भाइयों की लड़ाई को देखते हुए उनकी मां कोकिलाबेन ने 2005 में रिलायंस इंडस्ट्रीज को 2 हिस्सों में बांटने का फैसला किया, ताकि फिर वो अपने हिसाब से उसे रन कर लेंगे। तो अनिल अंबानी के हिस्से में रिलायंस टेलीकॉम, रिलायंस पावर और रिलायंस कैपिटल आई। इन कंपनीज का नाम था एडीए ग्रुप। और मुकेश अंबानी के हिस्से में रिलायंस इंडस्ट्रीज और पेट्रोलियम बिजनेस आता है। अब दोस्तों, मजेदार बात यह है कि अनिल अंबानी के हिस्से में जो कंपनीज आई थी उनका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट था, और मुकेश अंबानी के हिस्से में वो कंपनीज आती है जिनका उस टाइम पे प्रॉफिट तो अच्छा था, लेकिन उनका फ्यूचर ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं था। मतलब उनका फ्यूचर रिस्की था। इसके साथ साथ दोनों एक नॉन कम्पीट अग्रीमेंट भी साइन करते, जिसमें लिखा होता है कि वो 2016 तक एक दूसरे के बिजनेस में एंटर भी नहीं करेंगे। तो आखिर इतनी अच्छी अच्छी कंपनीज मिलने के बाद भी अनिल अंबानी बैंकरप्ट कैसे हो गए, तो इसे हम थोड़ा गौर से स्टडी करते। तो दोस्तों, 11 फेब 2008 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए बहुत यादगार दिन था। उस दिन रिलायंस पावर ने अपना आईपीओ लॉन्च किया और सिर्फ 60 सेकेंड्स, मतलब सिर्फ 1 मिनट में वो आईपीओ पूरी तरह सब्सक्राइब हो जाता है। मतलब सिर्फ 1 मिनट में पब्लिक ने रिलायंस पावर में ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए थे। तो यहां तक अनिल अंबानी के लिए सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर उनके सामने एक बड़ी प्रॉब्लम आती है। एक पुराने एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग मुकेश अंबानी को अनिल अंबानी की कंपनी को गैस सप्लाई करना था, और वो भी गवर्नमेंट के रेट से 44% कम रेट में। और 2010 में मुकेश अंबानी ने ऐसा करना बंद कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट ने गैस के प्राइसेस बढ़ा दिए थे, तो अब वो इतने चीप प्राइस पे गैस नहीं दे पा रहे थे। तो इस बात पे अनिल अंबानी ने मुकेश अंबानी के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में केस फाइल कर दिया, और फिर वो केस जीत भी गए। लेकिन मुकेश अंबानी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और इस बार वो जीत गए। तो इस फैसले की वजह से जो अनिल अंबानी का पावर इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था वो खत्म हो जाता है, और यहीं से उनके डाउनफॉल की शुरुआत होती है। इसके बाद से उनका पब्लिक में ट्रस्ट भी कम हो जाता है। तो एज एन इन्वेस्टर हमारे लिए सबसे पहला लेसन ये है कि जब भी किसी कंपनी का कोई केस चल रहा होता है या वो दूसरी कंपनी से फाइट कर रही होती है, तो तब हमें भी थोड़ा अलर्ट होना चाहिए। अगर वो कंपनी केस हार जाती है तो उनका शेयर प्राइस तो कम होता ही है, लेकिन शायद वो बिल्कुल डूब भी सकती है। और दूसरी तरफ अगर कोई कंपनी केस जीत जाती है तो उससे उनका शेयर प्राइस तो बढ़ता ही है, लेकिन फिर शायद वो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट भी बन सकता है। फिर इसके बाद अनिल अंबानी को एक और बड़ा झटका झेलना पड़ता है। 2004 में यूपी गवर्नमेंट ने इमरजेंसी पावर्स को यूज करके किसानों से 2100 एकड़ की जमीन खरीद ली थी, और फिर बाद में गवर्नमेंट ने वो जमीन रिलायंस पावर को बेच दी, यानी अनिल अंबानी को। फिर अनिल अंबानी ने इसी जमीन पे अपना सबसे बड़ा दादरी प्रोजेक्ट सेटअप किया, लेकिन कुछ टाइम बाद 1000 से भी ज्यादा किसानों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसके खिलाफ केस फाइल किया कि यूपी गवर्नमेंट ने इमरजेंसी पावर्स का गलत इस्तेमाल किया और वो जमीन पब्लिक पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअली में उन्होंने उसे एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में केस हारने के बाद अनिल अंबानी को वो जमीन किसानों को लौटानी पड़ती है, और जहां वो फ्यूचर ग्रोथ और प्रॉफिट्स के बारे में सोच रहे थे उनको हजारों करोड़ों का लॉस हो जाता है। फिर दोस्तों, इसके बाद दूसरा लेसन ये है कि एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए हमें एक अच्छा बिजनेसमैन बनना होता है, और इसी तरह एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए हमें एक अच्छा इन्वेस्टर भी होना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों, आपके सामने ये इंफ्रा इंडेक्स है। इस इंडेक्स में इंडिया की सबसे बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनीज आती है। जिस तरह सेंसेक्स में इंडिया की टॉप 30 कंपनीज होती है, तो इसी तरह ये इंफ्रा इंडेक्स में इंडिया की सबसे बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनीज आती है।
तो आप देख सकते हो कि इस इंडेक्स का ऑल टाइम ग्रोथ सिर्फ 173% का रहा है, जो कि बहुत कम है क्योंकि उसी टाइम पीरियड पे सेंसेक्स 250% ऊपर गया है। और ये दूसरा फोटो पावर इंडेक्स का है, इसमें भी ये पावर इंडेक्स 2008 से लेकर अभी तक सिर्फ 23% ग्रो हुआ है। वहीं दूसरी तरफ एफएमसीजी कंपनीज का इंडेक्स, जिसमें नेस्ले, एचयूएल, डाबर ऐसी कंपनीज आती है, उनका ऑल टाइम ग्रोथ काफी ज्यादा है और इनकी ग्रोथ भी काफी कंसिस्टेंट है, जो आप देख सकते हो। तो अनिल अंबानी की सबसे बेसिक मिस्टेक ये थी कि उन्होंने ऐसी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट किया जहां उन्हें बहुत ज्यादा कैपिटल लगाना पड़ता था, और जब उनके पास वो पैसा नहीं होता था तो वो लोन लेते थे, जिसके बदले उनका आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल और प्रॉफिट दोनों ही बहुत कम होता था। तो उनकी इस गलती की वजह से उनको हजारों करोड़ों का लॉस हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट के डाउनसाइड को कैलकुलेट नहीं किया, यानी कि रिस्क को, जिससे उनका बिजनेस एम्पायर डूबता रहा। क्योंकि यही पैटर्न आपको सारे लॉटरी विनर्स में मिलेगा, और वो सारे लोगों में मिलेगा जो एक टाइम पे रिच थे लेकिन अभी स्ट्रगल कर रहे, कि वो इन्वेस्टमेंट्स तो करते लेकिन सही जगह पे करते नहीं है। तो इन लोगों की मिस्टेक्स हमारे लिए एक लेसन है कि एज एन इन्वेस्टर हमें ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए जहां वेल्थ क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो, क्योंकि हिस्टोरिकली कुछ सेक्टर्स ऐसे होते जहां से शायद ही कोई बिजनेसमैन या इन्वेस्टर अच्छा प्रॉफिट कमाता हो और अपने लिए वेल्थ क्रिएट करता हो। इनकी ज्यादा डिटेल्स मैंने कोर्स में कवर की है, क्योंकि दोस्तों पिछले 3 सालों में मैंने सिर्फ एक ही कोर्स लॉन्च किया है, हाई क्वालिटी इन्वेस्टिंग कोर्स, जिससे आपको रियल फाइनेंशियल एजुकेशन मिले। इसके लॉन्च होते ही कुछ ही महीनों में 1,500 से भी ज्यादा लोगों ने एनरोल कर लिया है, और उनका रिस्पॉन्स भी काफी बढ़िया है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। क्योंकि इसमें मैंने बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट से लेके वेल्थ क्रिएटिंग सेक्टर्स, हाई कंपाउंडिंग स्टॉक्स और कौन सी गलती आपको नहीं करनी है जिसमें आपका लाखों का नुकसान हो सकता है, जैसे अनिल अंबानी और दूसरे कई सारे लोगों का होता रहता है, इन सब को मैंने इसमें कवर किया है एकदम सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको ये स्टॉक मार्केट से अमीर बनने का गेम अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस कोर्स की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां जाके इसे चेक कर सकते हो। और दोस्तों अगले साल से इस कोर्स का प्राइस बढ़ने वाला है, तो अगर आपने इस कोर्स को अभी तक बाय नहीं किया है तो आपके पास सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं इसके स्पेशल डिस्काउंट को लेने के लिए। फिर दोस्तों अनिल अंबानी के लिए असली प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब 2014 के बाद उनकी सारी कंपनीज कर्जे में धीरे धीरे डूबने लगती है, क्योंकि उनको लोन चुकाने के लिए बिजनेस से इनकम नहीं मिल रही थी, लेकिन लोन का इंटरेस्ट तो उन्हें पे करना था। तो वो इस लोन को चुकाने के लिए अपनी कंपनी के एसेट्स और कभी कभी तो अपना पूरा बिजनेस बेचने लगे। 2018 में रिलायंस इंफ्रा ने अपना काफी प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट जैसे कि एयरपोर्ट एक्सप्रेस, मेट्रो कॉरिडोर अडानी को बेच दिया। तो जहां एक तरफ 2008 में उनकी सारी कंपनीज का वैल्यूएशन 1,65,000 करोड़ का था, 2019 में वो गिर के सिर्फ उसका 1% हो जाता है, यानी कि 1,687 करोड़। मतलब उनकी और उनके सारे इन्वेस्टर्स की नेटवर्थ 99% डूब जाती है। और आज के टाइम पे इस कंपनी का डेट ऑलमोस्ट 26,000 करोड़ का है। तो इसीलिए तीसरा लेसन हमारे लिए है लोन, और उसके लिए वॉरेन बफेट का एक बहुत ही फेमस कोट है कि इफ यू आर स्मार्ट यू विल रियलाइज यू डोंट नीड इट, बट इफ यू आर डम्ब इट विल स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ बैंक्रप्सी। मतलब अगर आप स्मार्ट हो तो आपको पता चली जाएगा कि लोन लेके बिजनेस करना अच्छी बात नहीं है, और अगर आप स्मार्ट नहीं हो तो लोन लेके आपको बिजनेस से जल्दी छुटकारा मिल जाएगा और आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। अब आते हैं फोर्थ लेसन पे। तो दोस्तों 2008 में अनिल अंबानी की सारी कंपनीज का टोटल 9,000 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इसमें से 75% प्रॉफिट सिर्फ एक ही कंपनी से आता था, जो थी रिलायंस कम्युनिकेशन। जिसका मतलब ये हुआ कि अनिल अंबानी रिलायंस कम्युनिकेशन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे। अब रिलायंस कम्युनिकेशन उस टाइम पे बहुत सक्सेसफुली चल रही थी, वो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी थी। एयरटेल नंबर 1 पे थी और अनिल अंबानी की रिलायंस टेलीकॉम सेकंड नंबर पे थी। लेकिन 2007 में वोडाफोन की एंट्री हुई और फिर एयरटेल ने काफी अच्छी मार्केटिंग करना शुरू किया, तो उसके बाद से इनका मार्केट शेयर गिरता गया। तो फिर बिजनेस में रहने के लिए अनिल अंबानी ने फिर से एक बार करोड़ों का लोन लिया और ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 3G लाइसेंस लिया। लेकिन इसके बाद भी रिलायंस कम्युनिकेशन को इससे कुछ खास फायदा हुआ नहीं, और जब वो थोड़ा बहुत मुश्किल से प्रॉफिट कमा रहे थे तब 2017 में उनको एक फाइनल और सबसे बड़ा झटका मिलता है, और उस झटके का नाम होता है जियो। क्योंकि 2017 तक उनका नॉन कम्पीट एग्रीमेंट खत्म हो चुका होता है, और मुकेश अंबानी ने उस एग्रीमेंट के खत्म होने से काफी साल पहले ही यानी 2010 से ही अपनी प्लानिंग शुरू कर दी थी, और फिर 2017 में उन्होंने टेलीकॉम इंडस्ट्री में जियो के साथ एंटर किया। और फिर जियो के लॉन्च होने के बाद क्या हुआ ये तो आप सभी को पता होगा। रिलायंस टेलीकॉम, क्या वोडाफोन और बाकी सारी टेलीकॉम कंपनीज को काफी सालों तक लॉस हुआ, लेकिन सबसे बड़ा झटका अनिल अंबानी को हुआ, क्योंकि उनके ग्रुप का सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस जिन पे उनका पूरा बिजनेस एम्पायर डिपेंडेंट था, उसे फेब 2019 में बैंक्रप्सी डिक्लेयर करनी पड़ती है। और इसी तरह वो अनिल अंबानी जो 2008 में दुनिया के सबसे अमीर लोगों में आते थे, पर्सनल हेलीकॉप्टर से ऑफिस ट्रैवल करते थे, बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ और मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग्स करते थे, वो पूरी तरह जीरो हो जाते और खुद बैंक्रप्सी फाइल कर देते। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे एनालाइज करें तो दोनों ही भाइयों को अपने डैड के बिजनेस से ऑलमोस्ट बराबर का हिस्सा मिला था,
क्योंकि जहां एक तरफ मुकेश अंबानी दुनिया के 5th रिचेस्ट मैन थे, तो अनिल अंबानी 6th पे थे। लेकिन अनिल अंबानी सिर्फ एक ही कंपनी पर डिपेंडेंट थे, उनके बाकी सारी कंपनीज मिलकर भी रिलायंस कम्युनिकेशन जितना प्रॉफिट नहीं कमा पाती थी। तो एज एन इन्वेस्टर 4th लेसन हमारे लिए ये है कि हमें भी सिर्फ एक कंपनी या इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। खास करके जब वो एक कंपनी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो, तो रिस्क को कम करने के लिए हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को कम से कम 3 कंपनीज में डाइवर्सिफाई करना चाहिए, या फिर आपको 10-15 कंपनीज का एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। फिर इसके बाद हम 5वीं गलती पे आते, जो हमारे लिए 5वां लेसन होगा। वो ये है कि उन्हें एंटरटेनमेंट का बहुत शौक था, और ये 2005 में उन्होंने एडलैब्स नाम की एक कंपनी खरीदी जिनके पूरे इंडिया में 700 से ज्यादा थिएटर्स थे। तो उन्होंने उसे बाय करके उसका नाम चेंज करके रिलायंस मीडिया वर्क्स रख दिया, और हम इसे अब बिग सिनेमास के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो भी उन्हें सेल करना पड़ा। तो यहाँ पे उनकी ये गलती थी कि उन्होंने ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट किया जो वन टाइम इनकम देती है। क्योंकि दोस्तों बिजनेस 2 तरह के होते हैं, एक वो जो हमें रिकरिंग प्रॉफिट दे, और दूसरा वो जो हमें वन टाइम प्रॉफिट दे। जैसे हम मोबाइल बिल हर मंथ पे करते या फिर हम रिचार्ज कंटिन्यूसली करते रहते, तो उस कंपनी के लिए वो रिकरिंग इनकम होती है। लेकिन शायद हम मूवीज देखने इतना रेगुलर नहीं जाते। अगर हम आज गए तो शायद 6 महीने के बाद जाएंगे। तो मूवी थिएटर बिजनेस कंटिन्यूसली प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकता, और कभी कभी वो लंबे समय तक बंद भी हो सकता है, जैसे कोविड के टाइम पे। तो बेसिकली अनिल अंबानी ने काफी सारे एवरेज और बिलो एवरेज इन्वेस्टमेंट्स किए, जिसका उनको नुकसान झेलना पड़ा। फिर उसके बाद उन्होंने और भी कई सारे बैड इन्वेस्टमेंट्स किए, जैसे कि 2000 करोड़ में एक डिफेंस कंपनी खरीदी, और फिर उसमें 5000 करोड़ का एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी किया। लेकिन आज ये कंपनी भी बैंकरप्सी के प्रोसेस में है, मतलब ऑलमोस्ट जीरो। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये थी कि अनिल अंबानी को डिफेंस सेक्टर का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था, और कंपनी में हाई डेट की वजह से कैश की कमी होने लगी, जिसकी वजह से उनको जो मिलने वाले कॉन्ट्रैक्ट थे वो टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं हो पाते थे, और वो टाइम पे अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज दे नहीं पाते थे, जिसकी वजह से वो कंपनी को इनकम नहीं मिलती थी, और वो कंपनी अपने डेट को चुका नहीं पाई। तो इसीलिए दोस्तों फाइनली मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जब भी कभी हमारे पास बहुत सारा पैसा आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस भी अचानक से आ जाएगी। अक्सर ज्यादा पैसा मिलने के बाद लोग बुरे इन्वेस्टमेंट करके उन पैसों को खो देते। जैसे लॉटरी विनर्स की कहानी काफी फेमस है कि दुनिया के 70 to 80% लॉटरी विनर्स इन्वेस्टमेंट तो करते, लेकिन फिर भी वो बैंकरप्ट हो जाते, क्योंकि वो खराब इन्वेस्टमेंट करते। तो यही गलती अनिल अंबानी ने भी की, और बहुत सारे मिडिल क्लास लोग करते रहते कि वो अपने 20s में जब यंग होते और उनका दिमाग नए नए कॉन्सेप्ट सीखने के लायक होता है, तो वो उस टाइम पे इन्वेस्टिंग सीखते नहीं है, क्योंकि उनके पास बहाना होता है कि उनके पास अभी पैसे नहीं है। लेकिन जब फ्यूचर में उनके पास पैसे आते हैं, तो तब वो अपनी नॉलेज को ग्रो नहीं कर पाते और अपने पैसे मैनेज नहीं कर पाते, और हमेशा मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे रह जाते हैं। तो इसीलिए दुनिया में 99.9% लोगों की प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं है, उनकी असली प्रॉब्लम ये है कि उनके पास उन पैसों को मैनेज करने की नॉलेज नहीं है। अगर आप उनको $1 बिलियन भी दे दो, तो भी वो 10 साल के अंदर उसे जीरो कर देंगे। और जिसके पास नॉलेज होगी, तो वो जीरो से भी अपने लाइफ टाइम में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करेगा और अपनी वेल्थ बिल्ड कर लेगा। तो इसीलिए अपने माइंडसेट पे इन्वेस्ट करने के लिए इस चैनल इन्वेस्ट माइंडसेट को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूल जाना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस लाता रहूंगा। और दोस्तों मेरे इन्वेस्टमेंट के कोर्स का स्पेशल ऑफर इस साल खत्म होने वाला है, यानी कुछ ही दिनों में इसका प्राइस बढ़ने वाला है। तो जिसने भी इसको अभी तक बाय नहीं किया है, आप लोगों का ये आखिरी मौका है। तो आपको उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां जाके उसे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि मैं अगला वीडियो कौन सी केस स्टडी पे बनाऊं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला तो इसे शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ, ताकि उनको भी रियल फाइनेंशियल एजुकेशन मिले। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।